Hare Krishna everyone, welcome to the Jamna Mataji's Unalloyed Devotion, book number 2, series 16। और आज हम बात करेंगे कि जमुना माता जी और उनके हस्बैंड और सब जो श्रीला प्रभुपाद के जो वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं वो वृंदावन कृष्ण बलराम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में लगे हैं। कृष्ण बलराम टेम्पल जो आज हम जाते हैं इतना मैग्नानिमस है, इतना सुंदर है, वो इन्हीं लोगों की वजह से है, इनके हार्डवर्क की वजह से है। और वो कृष्ण बलराम टेम्पल कैसे अपने अस्तित्व में आया, उसकी कहानी और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इन वेस्टर्न डिसाइपल्स जो कि बहुत ही समृद्ध थे पीछे से, और इंडिया, और वो भी इंडिया के एक गांव वृंदावन जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, इन लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया। और कृष्ण बलराम टेम्पल, राधा श्याम सुंदर और गौर निताई जो वहाँ पे आज विराजमान है, उनको लाने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ। तो अब क्या होता है कि हमने पिछली क्लास में देखा कि कैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लग रहा था, और वहाँ पे जमुना माता जी के हस्बैंड जो इस गुरुदास जी इस टेम्पल के प्रेसिडेंट थे और वो सारी चीज़ें देख रहे थे। वो श्रीला प्रभुपाद को बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेटर्स लिख रहे थे कि टेम्पल बन रहा है, बहुत स्पीड से बन रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि 1973 जन्माष्टमी पे क्या हम टेम्पल ओपन कर सकते हैं। और गुरुदास ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेटर्स लिखी कि हाँ बहुत सारा है, 22 लेबर्स हैं, सब एंथुजियास्टिकली काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट्स लग रही हैं। और वहाँ पे जो थे सौरभा प्रभु जो कि टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, टेम्पल के डिज़ाइन में भी काम कर रहे थे, पर ये उनको सबको पता था कि गुरुदास जो है सबको, श्रीला प्रभुपाद को बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेटर लिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। काम बहुत स्लो चल रहा था। सब ट्राई कर रहे थे अपनी एनर्जीज़ को कृष्ण की सर्विस में लगाने के लिए, इस वृंदावन धाम की सेवा करने के लिए, लेकिन काम जो था बहुत धीरे चल रहा था। तो गुरुदास जी ऐसी लेटर्स लिखते थे, तो फिर भी जमुना माता जी कोशिश करती थी श्रीला प्रभुपाद को ना लिखे, लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने उनको कहा हुआ था कि उनको रिपोर्ट करना, तो वो अपनी लेटर्स में बहुत हिंट्स देती हुई लिखती थी, हाँ प्रभुपाद सब अपनी एनर्जीज़ होली धाम की सेवा में लगा रहे हैं, और जो तमाल ट्री और नीम ट्री थे उनके नीचे हम बैठते हैं, वो हमारे दिमाग को कूल रखते हैं, पर जो कार्य है वो स्लोली और स्टेडली जो है हो रहा है। विग्रह जो हैं अभी कार्व हो रहे हैं और वो बहुत सुंदर है। और इन दिल्ली में क्या है, विशाखा देवी जो है इनको हेल्प कर रही है बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ खींच के, ताकि विग्रह उसको कैसे कार्व किया जाए वो आए। सो जमुना माता जी ने स्लो और स्टडी के ऊपर अंडरलाइन भी किया श्रीला प्रभुपाद को हिंट देने के लिए, लेकिन वहाँ पे गुरुदास प्रभु बहुत ही अच्छी लेटर्स, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेटर्स लिख रहे थे। और टेम्पल जो था सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था और सारी ज़मीन ऐसे पड़ी हुई थी। और वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि ये वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, गर्मी बहुत पड़ती है वृंदावन में समर्स में, तो ये लोग जितना भी काम करते थे तो ये गर्मियों के दिन में थक के अपनी झोपड़ियों में जाके, जो इन्होंने हट्स बनाई हुई थी, वहाँ पे जाके रेस्ट करते थे। और क्योंकि कार्य इतना ज़्यादा बर्डनसम था तो एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहता था, गलतियाँ हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी। दूसरा, इन लोगों में से किसी को भी कंस्ट्रक्शन का कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा, वहाँ पे इंडिया में क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस था, तो वो लोग इंडियंस जो थे इनको बहुत चीट कर रहे थे, एक ही प्राइस, एक ही चीज़ के डबल रेट बता देते थे। और क्या होता था कि गवर्नमेंट ने ना बहुत चीज़ें टाइट कर दी थी, ब्रिक, स्टील, सारी चीज़ें के रेट जो थे बढ़ गए थे, और इनको पता ही नहीं था, चलता था कि कब क्या आ रहा है, सारा सामान इकट्ठे नहीं आता था, कभी ब्रिक्स आ रही हैं, कभी स्टील आ रहा है, इसलिए काम और धीरे हो जाता था। और इतनी गर्मी की वजह से ये लोग दोपहर को अपनी हट्स में जाके एग्जॉस्ट होके सो जाते थे। और प्रभुपाद इनको फिर भी लेटर्स लिखते थे, इनकरेज करते थे कि तुम काम करो, अच्छे से काम करो, और देखो कि मनी गलत जगह ना जाए, एक्स्ट्रा बिल्स मत पे करो, ये सारा जो मनी है कंस्ट्रक्शन में यूज़ होना चाहिए। और जन्माष्टमी तक
टेम्पल खोलने का प्रयास करो। परंतु शिला प्रभुपाद को भी एहसास हो गया था कि ये टेम्पल जन्माष्टमी 1973 में नहीं खुल पाएगा, इसलिए वो टॉक्स जो थी धीरे धीरे डिसअपेयर हो गई और शिला प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है, अगस्त तक मत खोलो, अक्टूबर ट्राई करो, 1973 अक्टूबर में मैं आऊँगा, तब तक मेरा कमरा जो है एटलीस्ट उसको कवर कर लेना, बना लेना, ताकि आगे का काम मैं देखूँगा। पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन शिला प्रभुपाद इतने अवगत नहीं थे और लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और होली धाम में जो है कहते हैं कि अगर हम लड़ते हैं तो एक दूसरे के प्रति अपराध करते, तो इसलिए कार्य और स्लो हो गया था। तो शिला प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तुम जो है अक्टूबर भी मत देखो, तुम नेक्स्ट जन्माष्टमी 1974 जन्माष्टमी में हम ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, अब तुम्हारे पास 1 साल है, अच्छे से तुम कार्य करो और टेम्पल बना दो। और प्रभुपाद को जमुना माता जी कोशिश करती थी कि वो बैकग्राउंड में रहे, लेकिन शिला प्रभुपाद उनको कहते थे कि नहीं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जमुना माता जी पे बहुत ट्रस्ट करते थे। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि तुमको मुझे लिखना है, ठीक है। फिर क्या होता है, जमुना माता जी हमेशा बैकग्राउंड में रहना चाह रही थी और इसलिए वो शिला प्रभुपाद को भी चिट्ठी कम लिखती थी, क्योंकि वहाँ पे एटिकेट्स इंडिया में ना एटिकेट्स ही डिफरेंट थे और जमुना माता जी कोशिश करती थी कि वो बैकग्राउंड में रहे, क्योंकि उनको ये बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि आज तक वो इतना शिला प्रभुपाद के साथ इतना इंटीमेटली रही थी। प्रभुपाद ने एज अ फादर उनको हर वे में गाइड किया था और वेस्टर्न वर्ल्ड में वो उनके पैरों में बैठती थी। इट वॉज़ इन द फर्स्ट टाइम जब कुंभ मेला में था, किसी ने टोका था और तब से जमुना माता जी थोड़ी पीछे रहने लग गई। और अब तो इंडिया में आके तो उनको एकदम कल्चरल शॉक लग गया कि कहाँ इतना डिफरेंट किया जाता है मैन और विमेन के एटिकेट्स में। और शिला प्रभुपाद एक सन्यासी थे, तो कहीं उनके डेम्योर की वजह से शिला प्रभुपाद पे उंगली ना उठे, इसलिए जमुना माता जी ना बहुत स्ट्रांगली अब ये सारी चीज़ें फॉलो करने लग गई थी। लेकिन शिला प्रभुपाद तब भी उनको कहते थे, क्योंकि वो जमुना माता जी पे बहुत ट्रस्ट करते थे कि तुम मुझे बताओ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे जमुना माता जी को कि तुम लिखो। तो ऑल्दो जमुना माता जी बहुत डेलिब्रेटली डिस्टेंस कर रही थी अपने आप को शिला प्रभुपाद से, अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूट रही थी, अंदर से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। पर एक्चुअली में ये कर्स नहीं था, ये ब्लेसिंग ही हुआ, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने माता जी को ट्रेन किया कि सेपरेशन में कैसा जाना है। क्योंकि बहुत लोगों ने इस्कॉन छोड़ दिया जब शिला प्रभुपाद इस धराधाम से चले गए, भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो सब लोगों को बहुत शौक लगा। लेकिन शिला प्रभुपाद ने जमुना माता जी की ट्रेनिंग जो थी वो पहले से ही शुरू कर दी थी। अब क्योंकि वहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन साइट में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ फीमेल्स रह सकें, तो इसीलिए बाकी सब तो मेन जो थे वहाँ पे झोपड़ी बना के रह रहे थे, लेकिन वहाँ ऐसी जगह ही नहीं थी कि जहाँ फीमेल्स रह सके। इसलिए गुरुदास जी और जमुना माता जी राधा दामोदर मंदिर के ऊपर वाले जो बिल्कुल रूम सिक जाता था गर्मी में, ओवन जैसा बन जाता था, वहीं पे रहते थे और आते थे। और वहाँ पे वृंदावन में एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता था विमेन से। विमेन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी, वो हमेशा अपने हस्बैंड के एसोसिएशन में रहती थी। वो सन्यासिनी नहीं हो सकती थी, ब्रह्मचारिणी नहीं हो सकती थी कि अकेले ऐसे रहे। और अगर ऐसा होता भी था तो उनके बिहेवियर में फॉल्ट फाइंड किया जाता था। और इसलिए वहाँ पे हर चीज़ का अलग फैसिलिटीज़ थी, बेथिंग की अलग, कहीं पे खाना खाने की अलग। इवन विमेन जो थी जमुना माता जी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के भी खाना नहीं खा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे एक एटिकेट्स था, मेन अलग खाते थे, विमेन अलग खाते थे। तो राधा दामोदर के जो गोस्वामी थे, मदन मोहन गोस्वामी, उनको बड़ी दया आती थी इस कपल के ऊपर। तो इनका 1 साल का वहाँ पे रूम का रहने का वो एक्सपायर भी हो गया, तब भी मदन मोहन गोस्वामी ने इनको वहाँ पे रहने दिया, क्योंकि उनको पता था कि रमन रेती पे जहाँ पे कृष्ण बलराम टेम्पल बन रहा है वहाँ पे इन लोगों को रहने की कोई अवस्था नहीं है। तो ये लोग राधा दामोदर में ही बहुत सारे महीने रहे। जमुना माता जी कहती हैं कि वृंदावन धाम में रहने का मतलब है कि आपकी यू डोंट हैव अ सेक्स लाइफ देयर, आपको अलग से खाना है, अलग से सोने की जगह होती थी, मेन और वीमेन इकट्ठे नहीं, वो जैसे एक ही रूम शेयर नहीं करते थे, बात के लिए अलग था।
और कोई भी मैं कन्वर्सेशन किसी भी मेल वैष्णव के साथ नहीं कर सकती थी सिवाय अपने हस्बैंड के साथ। और यदि मैं किसी से बात भी कर रही होती थी तो मेरे हस्बैंड साथ में होने चाहिए अगर मैं किसी मेल से बात करी। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट एटिकेट्स थे जिनको उनको वहाँ पे मैनेज करना था। और वहाँ पे वो आप देखेंगे वो सारी सर्विस कर रही थी, मतलब वो वन वुमेन सर्कस थी कि वो सारी चीज़ें संभाल रही थी, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, या डीटी सर्विसेज हो, पंडाल प्रोग्राम हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, प्रीचिंग हो गया, फंड्स कलेक्ट करने हो गए, डोनेशन कलेक्ट करनी होगी। मतलब एंडलेस सर्विस जमुना माता जी वहाँ सुबह से लेके शाम तक करती रहती थी। और इन सारी सर्विस के लिए उनको जो है सन्यासियों से, मेल मेंबर्स से बात करनी पड़ती थी, पर क्योंकि वो विमेन थी तो वो कैसे करे, पर बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे वो एटिकेट्स भी फॉलो करें और ये सारी चीज़ें भी करें। 1974 फेब में एक बार जॉर्ज हैरिसन वृंदावन आए थे और उन्होंने जमुना माता जी को देखते ही उनको क्या किया, गले लगा लिया और उनके चीक्स के ऊपर किस कर दिया, एक पेक दे दिया। ऑल्दो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमन था और जमुना माता जी तो बहुत पेट्रीफाइड हो गई, वो एक मूर्ति की तरह खड़ी आ गई कि वृंदावन में ऐसा एटिकेट्स जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल्दो जमुना माता जी जॉर्ज को देख के कि वो वृंदावन आए हैं खुश थी, लेकिन ये बिहेवियर देख के, और क्योंकि जॉर्ज वॉज अनअवेयर कि क्या चीज़ें चल रही थी, ये देख के तो उनकी हालत एकदम टाइट हो गई। अब फर्स्ट टाइम दीन तारिणी माता जी जो जमुना माता जी की लाइफ लॉन्ग एकम्पनीमेंट रही है, वो फर्स्ट टाइम बताती हैं कि वो जमुना माता जी से कैसे मिली। दीन तारिणी माता जी जो थी वो वृंदावन जाने के लिए आई थी, तो सबसे पहले वो न्यू दिल्ली में आई अक्टूबर 1973 में, और वो वहाँ पे टूरिस्ट 3 वीक्स के टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी। और उनको लगा 3 वीक्स काफ़ी हैं अपना स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज करने के लिए, लेकिन वो गलत थी। वो दिल्ली में पालिका माता जी से मिली जो भावानंद प्रभु जी की वाइफ थी, लेकिन भावानंद प्रभु जी ने संन्यास ले लिया था। तो दीन तारिणी माता जी पालिका माता जी के साथ रहने लग गई और वो देखती थी कि कैसे वो शिला प्रभुपाद की कुक थी और कैसे सब कुछ क्लीन रखती थी। और माता जी दीन तारिणी माता जी उन्हीं के साथ रही। और जब शिला प्रभुपाद बॉम्बे, हैदराबाद एंड तिरुपति गए तो दीन तारिणी माता जी, पालिका माता जी शिला प्रभुपाद के साथ ट्रैवल किया। तो एक बार शिला प्रभुपाद अपने रूम में थे बॉम्बे में और दीन तारिणी पालिका माता जी उनको सर्व कर रही थी क्योंकि वो उनकी कुक थी। तो जैसे ही उन्होंने उनको खाना सर्व किया तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि तुम ठीक हो, तुम्हारे पास साड़ीज़ हैं ना। और पालिका माता जी एकदम शॉक हो गई। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि देखो अब तुम्हारे पति ने जो है संन्यास ले लिया है, इसलिए तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे आती है। तो यदि तुमको कुछ भी चीज़ चाहिए तो तुमको मुझे बताना चाहिए और मैं वो तुमको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरी प्रोटेक्शन के अंदर हो। तो ये सारा प्रभुपाद का कंपैशन और केयर देख के सब मतलब सब अंदर तक टच हो गए। मतलब दीन तारिणी माता जी भी बड़े ब्लेस फील करने लग गई कि भाई कितने मैग्नानिमस हैं शिला प्रभुपाद और उनका कंपैशन कितना अच्छा है। सो ये लोग फिर क्या हुआ, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब दीन तारिणी माता जी ने शिला प्रभुपाद को देखा था। और उनका मतलब सच में जो उन्होंने सोचा था कि शिला प्रभुपाद कैसे होंगे, उससे भी ज़्यादा कंपैशनेट जो थे शिला प्रभुपाद थे। तो अब ये लोग क्या होता है, वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे ये जमुना माता जी के रूम राधा दामोदर टेम्पल में रुकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे तो रहने की कोई स्थान ही नहीं था। और वहाँ पे पालिका क्या करती हैं, जमुना माता जी के सामान में से एक पास्ता निकालती हैं जो उन्होंने बाहर से मंगाया था, फॉरेन लैंड से मंगाया था, और उसको खाने लगती हैं। और ये ट्रेसपास लगता है दीन तारिणी माता जी को और वो एकदम देख के शॉक हो जाती हैं। पर पालिका माता जी कहती है कि तुमको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जमुना माता जी कभी इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सन्यासी की तरह रह रही हैं। वो बहुत ऑस्टेयर हैं, वो सब कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना दे के बैठी हैं, वो किसी भी चीज़ पे अपना हक नहीं करवाती, तो शी वोंट माइंड दैट। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये लोग पालिका माता जी और जमुना माता जी दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ दिल्ली पंडाल में काम करने के लिए।
प्रोग्राम में हेल्प करने में, और वहाँ पे दीन तारिणी माता जी का जो है वीज़ा एग्जॉस्ट हो जाता है और उनको नेपाल जाना पड़ता है अपने वीज़ा को रिन्यू कराने के लिए। अब ये लोग जो हैं दिल्ली में हैं और दिल्ली टेम्पल में बैठे हुए हैं, दिल्ली पंडाल में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कीर्तन चल रहा होता है और कीर्तन के बीच में शिला प्रभुपाद कीर्तन को रोक देते हैं और वो सीधा जमुना माता जी को तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तुमने होने कैसे दिया। और जमुना माता जी इतनी शॉक हो जाती हैं कि ये हुआ क्या है। शिला प्रभुपाद बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि ये तुमने कैसे होने दिया जमुना, जबकि जमुना माता जी बोलना चाह रही थी कि शिला प्रभुपाद यहाँ के प्रोग्राम का, दिल्ली के टेम्पल का मेरे पे कारोबार नहीं है, मैं इसका कार्यभार नहीं संभाल रही, मैं तो खुद यहाँ पे विजिटर हूँ। पर शिला प्रभुपाद सुनने को ही तैयार नहीं थे और जमुना माता जी को ये भी नहीं समझ आ रहा था शिला प्रभुपाद किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। वहाँ बैठे सब लोग बड़े अमेज हो गए कि हो क्या रहा है। और फाइनली शिला प्रभुपाद कहते हैं, तुमने ये कृष्ण को पुराना गार्लैंड कैसे पहना दिया, ये जो गेंदे के फूलों का गार्लैंड इन्होंने पहना हुआ है, कृष्ण ने ये माला पहनी हुई है, देखो ये फ्लावर्स कितने सूखे हुए हैं। और जमुना माता जी बोल रही हैं कि मैं दिल्ली में, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है प्रभुपाद, आई एम विजिटर। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, अरे मैंने तुमको सिखाया था ना कि डीटी वर्शिप कैसे करनी है, मैंने तुम्हें पर्सनली सिखाया था ना कि डीटी वर्शिप कैसे करनी है। तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो कभी भी कृष्ण का विग्रह तुम्हारे लिए साक्षात कृष्ण ही होंगे। तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, कुछ भी पहना दो, पुराना सड़ा हुआ पहना दो, वो कभी भी तुम्हारे लिए भगवान कृष्ण नहीं बनेंगे, वो हमेशा स्टोन रहेंगे। तो जमुना माता जी को डांटने के चक्कर में शिला प्रभुपाद सबको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, क्योंकि वो जमुना माता जी से उनका बहुत प्रेम था कि वो अपने डिसाइपल्स को बहुत, उनको जमुना माता जी में एक स्पार्क दिखता था, तो इसलिए वो उनको हर जगह पे ट्रेन करते थे। और माता जी बाद में अपनी रियलाइजेशंस में लिखती हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि शिला प्रभुपाद मेरे को हर जगह करेक्ट करते थे। क्या होता है 1973 की जो लेट सर्दियों में क्या होता है, 2 हाउस होल्ड वुमेन जो होती है वृंदावन टीम को ज्वाइन करती हैं और जमुना माता जी बहुत खुश होती है। अभी तक वो प्रोजेक्ट में एक सिंगल लेडी थी, तो उनको लग रहा था उनका कोई भी एकम्पनीमेंट नहीं है, तो उनको लगता है वाह अब 2 विमेन आई हैं तो ज़रूर डेफिनेटली मेरा साथ हो गया है, और वो बहुत खुश थी। लेकिन उनको क्या पता था वो विमेन जो थी वो फुल ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग उनमें बहुत ज़्यादा थी। वो हर जगह जमुना माता जी की गलतियाँ निकालती रहती थी, उनको पिन पॉइंट करती रहती थी। उनके हस्बैंड्स की और उनकी, जमुना माता जी के हस्बैंड गुरुदास से तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो जमुना माता जी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो हर जगह, चाहे वो उनके हस्बैंड के सामने भी क्यों ना हो, जमुना माता जी की गलती निकालती थी। और यहाँ जमुना माता जी का सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था और उनका जो था माइंड जो था बड़ा डिप्रेस हो रहा था। वो सेल्फ पिटी में चली गई। इतने क्रिटिसिज्म सुन के उनको लगा हाँ मेरे में ही कोई गलती हो गई। सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ में चली गई। उनको लगा कि हाँ मैं बहुत अनक्वालिफाइड हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए, मैं शिला प्रभुपाद का कोई कार्य अच्छे से नहीं कर रही हूँ। एक वो अपने वहाँ अपने इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी कि इतनी गलतियाँ उनके अंदर हैं, इतनी ज़्यादा फॉल्ट्स उनके अंदर है, वो उसको इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी। और वहाँ पे वृंदावन में ऑल्दो वो तपस्या का एनवायरनमेंट है और एक वैष्णव को, कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति को तपस्या में करना चाहिए, लेकिन ये सब वेस्टर्न डिसाइपल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था फॉलो करना। लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी, एक दूसरे पे ब्लेम्स जा रहे थे, रेगुलेटेड प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे थे। लोग क्या हो रहा था, निर्जल एकादशी वाले दिन पानी के नीचे जाके पानी पी लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ख़राब हो रही थी। और वहाँ पे एक तो वेस्टर्नर्स के लिए हीट और कोल्ड का जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन था वो संभाला नहीं जा रहा था। और दूसरा क्या था, इंडियन पीपल, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस था और इंडियंस को लगता था ये बहुत ही समृद्ध अमीर देश से आए हैं, तो वो भी सोचते थे इनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए, इनको लूटा जाए। और ये सारी चीज़ें
वहाँ पे चल रही थी। और जमुना माता जी तो इतनी फॉरगिविंग थी कि उनको यही नहीं पता था कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है, जेलसी और एनवी क्या होती है। ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है, एनवी को ओवरकम करना। और जमुना माता जी बिल्कुल भी उनमें ये दोष नहीं था, एनवी नहीं थी, ना वो किसी के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग उनमें थी, कभी भी वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करती थी। वो हमेशा ओपन हार्ट रहती थी, फॉरगिविंग थी और कंसिस्टेंटली नॉन एनवियस। दीनतारिणी माता जी जो थी वो बताती हैं कि उनको पता ही नहीं था लोग उनसे एनवी कर रहे हैं। इनफैक्ट कई बार तो वो अपना किया हुआ कार्य का भी क्रेडिट किसी और को दे देती थी। और कोई उनको ऐसे ताना भी मार जाता था तो जमुना माता जी को समझ नहीं आता था। बाद में दीनतारिणी माता जी बताती थी तो वो कहती अच्छा ये ऐसा है, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि उनमें वो एनवी थी नहीं, वो द्वेष भावना थी नहीं, वो राग और द्वेष था ही नहीं, तो इसलिए वो किसी और में भी वो चीज़ नहीं देख सकती थी। और वहाँ पे शिला प्रभुपाद ने अनाउंस कर दिया था कि गुरु पूर्णिमा पे टेंपल खुलेगा। और प्रभुपाद ने सबको इनवाइट भेज दिया था। तो क्या हुआ तब मायापुर का टेंपल और वृंदावन का टेंपल ऑलमोस्ट इकट्ठे बनना शुरू हुआ था। और मायापुर का टेंपल 1 साल में उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग बना दी थी, जहाँ पे रहने की जगह भी थी, जहाँ पे लोग रह पा रहे थे। लेकिन जो वृंदावन का प्रोजेक्ट था वो बहुत स्लो हो रहा था। और जब शिला प्रभुपाद ने ये अनाउंस कर दिया तो गुरुदास जी जो थे वहाँ पे गए, भागे हुए मायापुर गए और उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद को कि कैंसिल कर दो। पर तब तक शिला प्रभुपाद ने सारी जगह इनवाइट कर दिया था। और फिर क्या हुआ, ये लोग फिर वापस आए वृंदावन और उन्होंने रेंट पे पंडाल लिया, कुक्स हायर किए मील्स को करने के लिए, एक वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का कोशिश किया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आने वाले थे। और पर जब डिवोटीज़ आए तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट से सिक हो गए, किसी को डायरिया लग गया, किसी को मलेरिया हो गया, वहाँ के जो डिसीज़ थे। तो इन लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल हुआ इस चीज़ को मैनेज करना। बहुत सारे लोग आए थे, अमेरिकन्स आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, स्कॉट्स, फ्रेंच, पोल्स, आयरिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, अफ्रीकन्स, सारी जगह से वैष्णव आए थे। और जमुना माता जी की ड्यूटी थी उनको केयर करना, डिवोटी केयर करने में उनकी ड्यूटी थी। और वहाँ पे लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट था, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगी, डिसेंट्री होने लग गई। तो वहाँ पे एक फुगोल आश्रम था, वहाँ पे इन लोगों का रहने का इंतज़ाम किया गया कि ये लोग वहाँ पे थोड़ा टाइम रह पाएँ, थोड़ा इनको क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मिलता रहे, हेल्दी प्रसादम मिले। और वहाँ पे शिला प्रभुपाद भी आ चुके थे। और शिला प्रभुपाद पूछते थे कि जमुना माता जी कहाँ हैं, तो सब कहते थे वो फुगोल आश्रम में है, वो डिवोटीज़ का ध्यान रख रही हैं। तो जमुना माता जी को भी लगा, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद को फेस करने की हालत में ही नहीं थी, क्योंकि इतना तो उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया, अंदर से उनको लगता था उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो नीचे गिर चुकी है। और वो सोचती थी कि अब शिला प्रभुपाद के लिए वैसे ही वहाँ से यूरोप से बहुत सारे डिवोटीज़ आए हैं, तो उनकी वाइफ बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद के लिए एंथुसियास्टिकली कुक कर रही हैं, मेरी मेंटालिटी बहुत ख़राब हो गई है। और इसलिए जमुना माता जी डेलिब्रेटली भी अपने आप को फुगोल आश्रम में डिवोटी केयर में बिज़ी रखने का प्रयास करती थी। तो एक बार वो शाम को जब दर्शन के लिए गई तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को देख के अपना दंडवत प्रणाम किया, वहाँ पे पंचांग प्रणाम किया। तो शिला प्रभुपाद ने कहानी सुनाने लगे कृष्णा बुक में से कि कैसे बलराम के बुलाने पे जब जमुना नहीं आई थी तो बलराम ने अपने प्लॉ से जमुना को खींचते हुए ले आए थे और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज कर दी थी और जमुना डर गई थी। तो ये बेसिकली जमुना माता जी को देख के शिला प्रभुपाद ने बोला था कि वो देख पा रहे थे कि उनकी कॉन्शियसनेस कैसे हो रही है, वो कितने ज़्यादा डगमगा रही हैं। तो वो भी शिला प्रभुपाद की उनके प्रति मर्सी थी, वो काइंडनेस थी कि वो ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली उनको डांट के, उनको कहानियों के थ्रू जो है समझाने का प्रयास कर रहे थे। सो जमुना माता जी तो प्रैक्टिकली 24 आवर्स ही इतनी बिज़ी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद की जो न्यू कुक थी उसको इंस्ट्रक्शंस थे कि भैया शिला प्रभुपाद का जो कुकर है और उनके कपड़े अलग पैक करना, क्योंकि अब शिला प्रभुपाद वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्ट तो हुआ नहीं था।
तो जो वो न्यू कुक थी शिला प्रभुपाद की, उन्होंने क्या किया, कुकर के साथ साथ उनके शिला प्रभुपाद के कपड़े जो थे इकट्ठे पैक कर दिए। और वो कुकर भी अच्छे से साफ़ नहीं था, उसका बेस जो था ब्लैक हो गया था, और वो ब्लैक हो रहा था तो वो उनके कपड़ों पे भी लग रहा था। और उसी समय जमुना माता जी भी वहीं पे थी, और जमुना माता जी देख रही थी क्या हो रहा है। शिला प्रभुपाद वहाँ पे आए, और शिला प्रभुपाद ने जब ये सब देखा तो उन्होंने उस न्यू कुक को तो कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने जमुना की तरफ देखा और उन्होंने कहा जमुना माता जी को, तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, क्या तुम्हारे पास समय नहीं है मेरे लिए खाना बनाने के लिए? अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं अपना जाना जो है कल तक चला जाऊंगा। और जमुना माता जी समझ गई और उन्होंने कहा ठीक है शिला प्रभुपाद, आई विल कुक फॉर यू टुमारो। और शिला प्रभुपाद की जो गाड़ी बाहर खड़ी थी एकदम, उन्होंने अपना डिपार्चर डिले कर दिया। और जमुना माता जी समझ गई कि उनको क्या करना है। उन्होंने कुकर और क्लोथ्स निकाले, कुकर का बॉटम को अच्छे से साफ़ किया, और जो उनको शिला प्रभुपाद ने सिखाया था, जो वो उन्होंने थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस किया, और फिर उन्होंने वो कपड़े अलग से धोए और उनको अलग से पैक किया। और जब शिला प्रभुपाद के हिसाब से उन्होंने सारी पैकिंग करी, खाना करा, और उनके वो क्लोथ्स जो थे उनको आयरन करके प्रॉपर सूटकेस में स्पॉटलेस कुकर को अलग से पैक करके रखा। तो ये सारी चीज़ें जो थी जमुना माता जी को शिला प्रभुपाद ने पर्सनली सारी चीज़ें एक एक चीज़ सिखाई थी, कि इवन जमुना माता जी की मेकशिफ्ट किचन में भी कोई कुकर लेके आता था और कुकर अपनी साड़ी पे भी रख देता था, तो उसको डर नहीं था कि कुकर की जो नीचे की ब्लैकनेस है उसकी वजह से उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जमुना माता जी हमेशा अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती थी। और ये जो मेकशिफ्ट किचन थी इसमें कुछ भी नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना रनिंग वाटर होता था, और जमुना माता जी को ऑलमोस्ट सारी कुकिंग उसी रमन रेती की मेकशिफ्ट किचन में करनी होती थी। बहुत ध्यान रखना पड़ता था, यहाँ पे कोई शिफ्ट्स भी नहीं थी, कोई विंडोज़ भी नहीं थी, बंदरों का भी ध्यान रखना पड़ता था, कोई रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, तो खाना वेस्ट ना होए, तो उनको सारा खाना उसी समय फिनिश कर देना होता था। और उनकी हेल्प जो करते थे आनंद प्रभु करते थे, जो शिला प्रभुपाद के गुरु भाई थे, और उनसे उनको बहुत हेल्प मिलती थी। वो उनको हमेशा, वो उनके ऑल टाइम्स फेवरेट कुकिंग टीचर रहे हैं, और वो 2 मील दूर से हमेशा 2 बकेट फ्रेश स्वीट वेल वाटर उनकी कुकिंग के लिए लेके आते थे। और वो माता जी स्टोव, गैस बर्नर और कई बार लकड़ी के चूल्हे के ऊपर जो थी खाना बनाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, शिला प्रभुपाद वहाँ पे बहुत लेट आए, और लेट आए तो 10 बजे के करीब आए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स हुआ नहीं करते थे, तो तब तक सारा खाना जो था ख़त्म हो चुका था। तो शिला प्रभुपाद आए तो उनको भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाना है। तो किचन में सिर्फ एक पापड़ पड़ा था, एक टमाटर पड़ा था और एक आलू पड़ा था। तो जमुना माता जी ने फटाफट क्या किया, उस पापड़ और टमाटर का सूप बना दिया, आलू की गीली सब्जी बना दी, और एक पराठा बना के शिला प्रभुपाद को सर्व किया। शिला प्रभुपाद कहते थे जमुना माता जी श्रीमती राधा रानी की तरह कुक करती हैं, और कभी भी वो एक चीज़ रिपीट नहीं करती थी। परंतु एक बार ऐसा हुआ था जब शिला प्रभुपाद जमुना माता जी से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि वो उनके लिए कुक नहीं कर रही थी। तो एक बार राधा दामोदर टेम्पल में जमुना माता जी शिला प्रभुपाद के लिए कुक कर रही थी, और वो चूल्हे पे स्टोव पे कर रही थी। और स्टोव पे जैसे आजकल तो हमारे पास गैस के रेगुलेटर्स हैं, हम कभी गैस सिम पे कर देते हैं, कभी फुल पे कर देते हैं, तो ऐसी सुविधा जो होती है वो चूल्हों पे नहीं होती। और जमुना माता जी चपातीस बना रही थी, और तब सतस्वरूप महाराज जो थे शिला प्रभुपाद को सर्व कर रहे थे, क्योंकि सतस्वरूप महाराज उस समय शिला प्रभुपाद के जो थे पर्सनल सर्वेंट थे उस समय। और जब जमुना माता जी उनको किचन में से रोटी दे रही थी, तो सतस्वरूप महाराज आते हैं और जमुना माता जी को कहते हैं कि माता जी प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं आपको रोटी बनानी सिखाऊं। तो जमुना माता जी स्माइल करती हैं और वो हट जाती हैं और कहती है डेफिनेटली महाराज, प्लीज़ आप मुझे सिखाइए। और सतस्वरूप महाराज वहाँ हाथ धो के आते हैं, और वो रोटी बेलते हैं, और उनको बेलनी नहीं आती, और वो पता नहीं किसी जगह का नक्शा बना देते हैं, इतनी पतली रोटी बेल देते हैं, और तवे के ऊपर जैसे ही डालते हैं
तो उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर एकदम से हीट से वो रोटी में बहुत ज़्यादा आप गोले गोले आ जाते हैं, फूल जाती है रोटी। तो जमुना माता जी अपनी हंसी दबाते हुए कहती हैं, महाराज अब मैं क्या देखूं कि कैसे अच्छी रोटी बनती है। तो सतस्वरूप महाराज कहते हैं, देखो इस रोटी के ऊपर पिंपल्स आ गए हैं ना, अब हम इसको परतेंगे। और ऐसे ही सतस्वरूप महाराज जो है वो रोटी, जली हुई रोटी जो है, शिला प्रभुपाद को ले जाते हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत जब सतस्वरूप महाराज वो रोटी सर्व करके वापस आते हैं तो वो जमुना माता जी को कहते हैं, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे ही एक्सीलेंट रोटी मैंने बनाई है और ऐसे ही एक्सीलेंट रोटी जो है तुमको बनानी है। तो हमने आज देखा कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद जो हैं अपनी डांट से जमुना माता जी को हर वे में, मतलब पर्सनल कोचिंग करके पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं ताकि जमुना माता जी आगे बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर पाएँ। और ये इतना अच्छा एक फादर और डॉटर का आदान प्रदान जो आज की क्लास में हमें देखने को मिला, जो हमने आज रिलिश किया। जमुना माता जी भी इस चीज़ की बहुत रियलाइजेशंस कहती हैं कि गुरु की जो डांट होती है वो आपको आगे अच्छे पथ पे लेके जाती है, आपको आगे अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जाती है और आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे मतलब प्रगाढ़ करती है। तो आगे हम देखेंगे कि जमुना माता जी की लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी क्या स्ट्रगल्स है और शिला प्रभुपाद उनको कैसे करेक्ट करते हैं। तो ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।